नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एससीसी यानी सरल गणीय एकक कोष्ठिका में संकुलन समता। अब उससे जस्ट आगे जो हम पढ़ेंगे आज एफसीसी यानी फलक केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है उसमें हम संकुलन समता की बात करेंगे। तो जो आज का आपका जो टॉपिक है वह है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी एफसीसी। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में हम संकुलन समता की बात करेंगे। तो हमने जो फलक केंद्रित पढ़ा था, फलक केंद्रित में यही पढ़ा था कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वे आठों कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। तो उससे हम किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? गोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एफसीसी में जो भी अवयवी कण होते हैं वे अवयवी कण जो इसके आठों कोने हैं उस आठों कोनों पर तो पाए जाते हैं, उसके अलावा उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में ये लिखेंगे कि एफसीसी में अवयवी कण, एफसीसी में अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। अतः एफसीसी में गोलों की संख्या बराबर। अब देखो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में कोने कितने होते हैं? 8। तो 8 कोने, तो 8 कोने, तो कोने का कौन सा हिस्सा होता है इसमें? 1/8वां प्लस फलक कितने होते हैं? 6। और फलक का अवयवी कण का कौन सा हिस्सा होता है? 1/2। तो इसको देखो 8 से 8 कैंसिल, ये कितने बार गया? 3 बार। तो यहाँ पे क्या 1 + 3 बराबर कुल कितने गोले आ गए? 4 गोले। तो ये 4 गोले आ गए। अब 4 गोले आने के बाद में सबसे पहले हम एफसीसी में लिखें तो क्या लिखेंगे कि ठोस गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ठोस गोले का आयतन, इसको लिखते हैं 4/3 πr³। तो ये ठोस गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 πr³। अब आपके पास में कितने ठोस गोले हैं? 4। तो 4 ठोस गोलों का आयतन, 4 ठोस गोले, 4 ठोस गोलों का आयतन, तो 4 × 4/3 πr³ यानी 16/3 πr³। तो ये आपके पास में 16/3 πr³ कितने ठोस गोलों का आयतन आ जाता है? 4 ठोस गोलों का आयतन आ जाता है। अब 4 ठोस गोलों का आयतन आने के बाद में हम यदि एफसीसी की संरचना बनाएं तो संरचना में देखो इस प्रकार से हमें संरचना बनानी है इसकी। ये इसकी संरचना बनती है। अब जो ये इसकी संरचना है, इस संरचना में ये देखना है कि ये एक आपके पास में मान लिया फलक है, चाहे आपके पास में ये कोई एक फलक है, तो जो भी इसमें पाया जाने वाला फलक होता है उस फलक के यदि हम इसके केंद्र की बात करें भाई ये किस प्रकार से केंद्रित होता है, तो जैसे ये फलक है तो इसके बीच में ये भाग मान लो, चाहे आप ये भाग मान लो। तो जैसे माना आपने यहाँ पे है, यहाँ पे कोई अवयवी कण और एक अवयवी कण कहाँ पे मान लिया आपने? यहाँ पे केंद्र में मान लिया। तो एक ठोस गोला तो यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके फलक में हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? A, B और C। ये 3 भागों से इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये A, B और C ये एक त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है? तो ये इसका, तो इसमें देखो ये कंप्लीट वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या ये क्या है? R। यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे R, कुल कितने R हो जाते हैं? 4R हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 4R आने के बाद में ये त्रिभुज बनता है, ABC एक त्रिभुज बन जाता है। तो 4 ठोस गोलों का आयतन तो क्या होता है? 16/3 πr³ होता है। और πr³ होने के बाद में हम क्या लिखेंगे? इसमें भुजा, देखो जहाँ पे भुजा की बात आती है तो ये कंप्लीट क्या होती है? इसकी भुजा A।
ये भी भुजा क्या होती है ए। तो कंप्लीट जो इसकी भुजा है उसकी भुजा की हम बात करेंगे कि ये इसकी भुजा है कि कंप्लीट ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि भुजा बराबर क्या है, ए है। भुजा क्या है इसकी, ए है। तो अब त्रिभुज क्या है आपके पास में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी है तो ए बी सी में क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि आप ये कहें तो ये क्या कहोगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लिखते हो। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही बात होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये आपने आधार और लंब लिया, यानी आधार और लंब की बात करते हैं ये दोनों भाई क्या है, ए है। तो इसको क्या लिखोगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी जो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा। अब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यदि आप इसको ऐसे लिखो कि ए सी बराबर, तो ए सी बराबर दोनों में जो स्क्वायर है उसको क्या लिख दोगे, रूट टू ए स्क्वायर, यानी ए सी बराबर लिख दोगे रूट टू ए स्क्वायर। तो इसको आप रूट टू ए को क्या लिख सकते हो कि ए सी बराबर ए रूट टू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए रूट टू लिख सकते हो। तो ए रूट टू लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास में भुजा क्या थी, ए सी। तो इसके बाद में देखो आगे कि भुजा बराबर क्या है, ए सी। तो ए सी का मान कितना है, ए रूट टू आर है। तो अब यहाँ पे देखो ए सी बराबर कितना मान आ रहा है आपके पास में, ए सी बराबर कितना आ रहा है, 4r आ रहा है। कितना आ रहा है, 4r, क्योंकि 4r कौन सा आ रहा है, आर 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 और आर। तो ए सी बराबर 4 आ रहा है। तो अब ए सी बराबर 4r, अब जो मान आ रहा है उसका आप सीधा से उसमें क्या करो, मान रखो, और मान रखने के बाद में इसको क्या कर लो, सरल कर लो। तो ए सी बराबर 4r हो तो अब ये बराबर है। अब दोनों यदि चीजें बराबर है तो बराबर के लिए क्या लिखोगे आप, 4r बराबर रूट टू ए, क्या हो जाएगा, रूट टू ए, या ए रूट टू हो जाएगा। तो 4r बराबर ए रूट हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे आप, ए का मान याद कर लो, इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, 4r रूट टू, क्या हो जाएगा भाई, 4r रूट टू होगा। अब 4r रूट टू होगा तो इसको बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट टू है तो इसको ऊपर और नीचे क्या करें, ऊपर कितने से गुणा कर दे, रूट टू की प्रकृति में गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, 4r का रूप जो चेंज करना में, चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, और यहाँ पे क्या जाएगा r, कि रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू। तो अब यहाँ पे जो रूट टू है तो अब इसको आप चलो रूट टू से रूट टू क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद में क्या लिखोगे, a बराबर रूट टू टू आर, भाई ए बराबर रूट टू टू आर लिख दोगे। इस प्रकृति में आप इसको क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। तो अब ये ज्ञात होने के बाद में यहाँ पे एक विशेष तौर से ध्यान रख लेना आप कि 4r अपॉन रूट टू है। अब 4r अपॉन रूट टू है तो 4r अपॉन रूट टू में यदि आप 4r की यदि गणना करोगे, भाई 4r की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है रूट टू से इसको क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। तो रूट टू से दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा रूट टू। तो अब बचेगा क्या, यहाँ से 2 रूट टू आर होगा। तो 2 रूट टू आर को सरल करने के बाद में ये चीज़ बच जाएगी। अब ये बचने के बाद में इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ए बराबर क्या आ गया, रूट 2 रूट टू आर आ गया। ये किसका मान है, ए का मान है। अब ए का मान आने के बाद में क्या लिखते हैं, एक कोष्टिका का आयतन। तो यहाँ पे लिखो एकक कोष्टिका का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा क्यूब बराबर क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ए का मान कितना है, रूट 2 रूट टू आर है, तो ए का मान रूट टू आर है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर है रूट 2 रूट टू आर। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 रूट टू आर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अब रूट 2 टू आर का क्यूब होगा तो क्या लिखेंगे, 2 है, 2 को कितने बार गुणा करना है, 4। तो इसका अब मान लिख देंगे 16 रूट टू आर क्यूब। क्या लिख देंगे, 16 रूट टू आर क्यूब। ये इसका सरल करोगे तो मान आ जाएगा। अब मान आने के बाद में किसमें सूत्र लिख दो आप, इसमें संकुलन समता में, दोनों आपके पास में चीजें प्राप्त हो गई है। इसका संकुलन समता में सीधा सा क्या कर लो, इसका सरलीकरण कर लो। तो सरलीकरण करने के लिए हम ये लिखेंगे संकुलन समता। संकुलन समता ज्ञात करने का सूत्र क्या था, गोले का जो आपके पास में कुल आयतन है अपॉन एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो संकुलन समता लिखते हैं इसकी, संकुलन क्षमता बराबर ठोस
गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ठोस गोले का आयतन है। ठोस गोले का आपके पास में आयतन कितना आया था, 4 ठोस गोले का कि 16, इसको मैं यहाँ ऊपर सरल कर देता हूँ, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन कितना है 16√2 आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब 16 से 16। अब देखो आपके पास में जो मान बचा है उस मान को आप क्या कर लो, सरल कर लो। अब सरल करने के लिए हम यही लिखेंगे कि आपके पास में ऊपर कितना बचा, पाई का मान लिखेंगे और पाई का मान और नीचे वाला मान को क्या कर लेंगे, सरल। अब तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो इसको, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 3 इंटू √2 इंटू 100। अब देखो इसको यदि आगे सरल करेंगे तो क्या जाएगा कि 2200 से गुणा कर देंगे, 7 इंटू 3, √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414 इंटू 1.414। अब ये मान आएगा। अब इस मान को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखो, अब सरल करने के लिए यदि आप इसको सरल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2200, 7 × 21 इंटू 1.414। अब 2200/21 1.414 है। अब यदि आप इन दोनों को यदि परस्पर गुणा करोगे कि 21.141 को इसको गुणा करोगे, इसका मान आएगा आपके पास में 26.964 और ऊपर कितना आ जाएगा 2200। तो 26.964 है, 26, 1 मिनट, 21 को इसको गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 29.694। अब इसको यदि आप सरल करोगे तो इसका जो मान आएगा वह आपके पास में जाएगा 74%। कितना जाएगा, 74%। तो ये आप एक बार जोड़वा गुणवा की जो भी प्रक्रिया है आपको पूरी करनी है। यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना कि सबसे पहले है कि एफसीसी में अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाए जाते हैं। तो फलक के केंद्र में पाए जाएंगे, क्या लिखेंगे, एफसीसी में गोलों की संख्या 8 कोनों पर उपस्थित विकर्ण इंटू 1/8वां भाग अवयवी कण का प्लस 6 कोनों पर उपस्थित कण इंटू 1/2वां भाग। इसको सरल करें, कितने प्रमाण आए, 4। तो 4 गोले है तो ठोस गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब था। कितने ठोस गोले थे, 4। तो 4 के लिए क्या होगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यानी 16/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये जो आपने संरचना बनाई है, इस संरचना में कहा कि भाई ये फलक था, इस फलक में ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये बीच में केंद्र मान लिया। तो ये गोले कितने हो गए, कुल 3 गोले थे। अब 3 गोले में इसकी त्रिज्या कितनी है, r, इसकी r, इसकी r, यानी कुल कितनी हो गई 2r और यहाँ पे कितनी हो गई r। इसको भुजा ए मान लिया, इसको भुजा ए मान लिया, इसको त्रिभुज ए बी और सी नाम दे दिया। अब देखो त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या AC बराबर, यहाँ पे क्या हो गया कि A और A का क्या हो जाएगा √2A हो गया। अब यहाँ पे देखना कि AC बराबर क्या हो जाएगा, A √2 लिख सकते हैं इसको। अब A √2 लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 4R। 4R क्यों है, 4R है, यहाँ पे 4R लिख दिए। अब 4R लिखने के बाद में हो तो क्या, 4R बराबर क्या √2 है। अब √2 को यदि आप सरल करोगे तो M बाहर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि इसको सरल करोगे तो 4R को व्युत्पन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे, √2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो गुणा करने के बाद में यही मान आएगा कि A बराबर 2√2R। अब 2√2R आ गया। अब 2√2R आने के बाद में क्या लिखेंगे, एकक कोष्टिका का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अब भुजा क्या है आपके पास में √2√2R आ गए। अब √2R आने के बाद में इसका आप यदि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद में 16√2R क्यूब हो जाएगा। अब 16√2R क्यूब होगा। अब ये क्यूब होने के बाद में यदि आप इसमें ये से लिखोगे कि संकुलन क्षमता के ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। अब ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन है, तो ठोस गोले का आयतन यहाँ पे लिख दिया, एकक कोष्टिका का आयतन यहाँ पे लिख दिया, इनटू क्या लिखा 100।
इनको आपस में सरल किया, ये मान आ गया, इसको सरल करने पर ये है, ये 1.14 जो मान है वह √2 का मान है। किसका मान है? √2 का। इसको सरल करोगे तो ये मान आ जाएगा, और इसको सरल करने पर कितने प्रतिशत आ जाएगा आपके पास में? 74%। कितना आ जाएंगे? 74%। तो ये थी आपके पास में FCC की संकुलन क्षमता प्रतिशत। अब FCC के बाद में हम जो अगला पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं BCC। अब देखो, अब है BCC, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या है कि BCC में कण कोनों के साथ केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, BCC में अवयवी कण कोनों के साथ केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। कि BCC में अवयवी कण कोनों के साथ केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। अतः BCC में गोलों की संख्या, अतः BCC में गोलों की संख्या 8 कोनों पर पाए जाने वाले अवयवी कण इंटू 1/8वां भाग अवयवी कण का, प्लस केंद्र में पाया जाने वाला अवयवी कण इंटू 1वां भाग प्रत्येक अवयवी कण का। 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + 1 बराबर कितना जाएंगे? 2 गोले। कितने गोले जाएंगे? 2 गोले। तो अब क्या लिखना है हमें? 2 गोले आने के बाद में जो आपके पास में 2 गोला है, अब दोनों गोलों को हमें क्या करना है? इसमें सरल करना है भाई। दोनों गोलों के लिए ठोस गोले का आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर लिखना 2, पहले लिखना ठोस गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे लिखना 2 ठोस गोलों का आयतन बराबर 2 × 4/3 πr³। तो ये कितना हो जाएगा? 8/3 πr³। ये हो जाएगा। अब ये 8/3 πr³ होने के बाद में अब हमें बनानी है पहले इसकी संरचना। अब संरचना किस प्रकार से निरूपित करनी है, ध्यान से देखना। ये आपके पास में कोष्ठिका होगी। अब इस कोष्ठिका में आपको इसके अवयवी कणों के बारे में दर्शाना है। किस प्रकार से है कि ये यहाँ पे एक अवयवी कण है, इस प्रकार की संरचना लिया हुआ, यहाँ पे इस प्रकार की संरचना लिया हुआ, और यहाँ पे इस प्रकार की संरचना लिया हुआ। तो ये आपके पास में जो ठोस गोले होंगे, इन ठोस गोलों को दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले इनका नामकरण करना है कि भाई कहाँ से इसको नामकरण देना प्रारंभ करें जिसके द्वारा ये कंप्लीट रूप से क्या हो जाए? एक निश्चित व्यवस्था में हो जाए। इसको आप क्या कह सकते हो? AB। ये यदि आपके पास में AB भुजा होगी तो ये इसके बाद में कंटिन्यू कौन सी हो जाएगी? ये CD, EF, GH, ये इसकी भुजाएं। अब इसमें ये भुजा होगी यहाँ से, ये इसकी संरचना है। अब इस संरचना में आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप इसमें 2 केंद्रों की बात करते हो, केंद्र से यदि एकक कोष्ठिका गुजरती है, जैसे यहाँ से यदि कोई आपके पास में एकक कोष्ठिका गुजर रही है यहाँ पे, तो ये जो गुजरने का क्रम होगा, उस गुजरने के क्रम के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना है कि इसकी ये भुजा कौन सी होगी? ये वाली भुजा तो कौन सी हो जाएगी? इसकी A। और यहाँ से लेके यहाँ वाली भुजा कौन सी होगी? इसकी B। तो देखो एक तो त्रिभुज क्या बन रहा है? ADF बन रहा है, और एक कौन सा बन रहा है?
ED बन रहा है, दो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों के रूप में हमें इसे मान के चलना है। तो सबसे पहले जो इसमें समकोण त्रिभुज है वह है EFD। समकोण त्रिभुज कौन सा है? EFD। अब EFD त्रिभुज की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज EFD। अब देखो EFD में वही है कि सबसे पहले EFD की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब EFD में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? FD का स्क्वायर। अब सबसे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है? FD का स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद में EF का स्क्वायर। देखो FD का स्क्वायर, उसके बाद में EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। यह आपके पास में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप इसमें क्या लिखोगे कि जो FD है, FD को क्या माना आपने? B माना, तो B माना तो क्या लिखोगे? B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा आपकी A है तो ये भी भुजा कैसी है? आपकी A ही है। तो अब इसको A भुजा लिखने के बाद में क्या लिखोगे कि B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर क्या होता है? 2A का स्क्वायर होता है। अब 2A का स्क्वायर को यदि आप सरल करोगे 2A का स्क्वायर क्या लिखोगे कि B बराबर √2A। तो B का मान क्या आ जाएगा? √2A आ जाएगा। अब B का मान √2 आएगा। तो इसी प्रकार जो अगला त्रिभुज है आपके पास में AFD, भाई ये तो देखो ये भुजा थी B, ये है A, ये है, तो आपने क्या लिखा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर A के रूप में मान लिया, तो यहाँ पर आएगा B बराबर। अब है AFD। तो अगले त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज आपके पास में जो नया त्रिभुज है उसका क्या नाम दिया? त्रिभुज AFD। इसी प्रकार त्रिभुज AFD में, अब जो त्रिभुज AFD है उसकी बात करेंगे। भाई AFD में क्या? AFD में वही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसमें क्या है? अब इसमें जो त्रिभुज की बात है उस त्रिभुज की हम बात करें। भाई इसमें कौन कौन सी त्रिभुज की व्याख्या करिए कि एक तो है FD, और दूसरा कौन सा है? AD, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? AB। AF का स्क्वायर। अब AF के बाद में जो अगला कौन सा होगा? FD का स्क्वायर प्लस FD के बाद में कौन सा हो गया? AD का स्क्वायर। तो इसमें आप AD का स्क्वायर लिख देना। अब देखो, अब इसमें ये स्क्वायर लिखने के बाद में ये भुजा आपको बताई हुई है, B आई हुई है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों में ज्ञात करने। तो इनके लिए ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? इस भुजा को हम क्या मान लें? C। तो C का स्क्वायर बराबर FD का स्क्वायर कितना आया था आपके पास में? आपने माना था FD का मान क्या माना था? √2 है, यानी इसको मानो B का स्क्वायर, इसको मानो A का स्क्वायर। पहले ऐसे लिखो कि C का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो C का स्क्वायर बराबर B का मान कितना था? √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो √2A का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर होगा बेटा, √2, क्योंकि यहाँ पे B बराबर है √2, तो यहाँ पे क्या जाएगा? √2, तो इसको √2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देना आप? सीधा लिखो 2A का स्क्वायर। अब यहाँ पे C, तो C लिखोगे तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा 3A। 2 और A कितना हुआ? 3A का क्या हो जाएगा? रूट, तो √3A। अब √3A होने के बाद में यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगले में कि आपके पास में यहाँ C बराबर √3A है, इसके बराबर कितना है? 4R, कि R और R, तो √3A बराबर है 4R। तो √3A बराबर 4R है, तो A बराबर क्या लिखोगे? 4/3 √R लिख दोगे। तो A बराबर क्या लिख दोगे? 4/3 √R। 4/3 √R आ गया। तो अब हमें क्या लिखना है? एकक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करना। तो लिखो, देखो यहाँ पे कि एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा क्या है? A, इसको क्या लिखते हैं? A क्यूब
तो यहाँ पे क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर रूट के रूप में क्यूब है, तो अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 3 का कितना होता है, इसको लिख दो 64/3√3 आर क्यूब। ये किसका आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, किसका, एकक कोष्टिका का आयतन का मान आ जाएगा। अब एकक कोष्टिका के आयतन का मान आने के बाद में आपने यहाँ पे ठोस गोले का आयतन ज्ञात कर ही लिया है। अब इसमें क्या करना, सीधा सा संकुलन समता में सूत्र में लिखना। तो संकुलन समता में सूत्र के लिए लिखो आप कि संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर कि ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100 कि ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। तो ठोस गोले का आयतन कितना है 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन कितना है 64/3√3 आर क्यूब इंटू 100। देखो आर क्यूब से आर क्यूब 8 8 है 64, 3 से 3। अब आपके पास में ये मान बचा है। अब इस मान को आपको सरल करके लिखना है। तो सरल करके लिखने में क्या लिखोगे कि जो आपके पास में जो मान बचेगा वो क्या बचा, ऊपर क्या बचा पाई√3। अब पाई√3 के बाद में अपॉन में क्या जाएगा आपके पास में 8/8 इंटू 100। अब यहाँ से क्या बचा पाई इंटू √3 अपॉन 8 इंटू 100, यही मान बचा। अब ये मान बचने के बाद में पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। और 22/7 होने के बाद में जो √3 होता है, √3 का मान हम कितना लिखते हैं 1.732 और सीधा सीधी पाई के रूप में हम ऐसा भी लिखेंगे 3.142 इंटू √3 का मान होता है 1.732 अपॉन 8 इंटू 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। 3.42 किसका मान है पाई का, √3 का मान कितना है 1.732 अपॉन 8 इंटू 100। यदि आप इसको सरल करोगे तो इसको सरल करने के रूप में जो आपका मान आएगा वह मान आ जाएगा फिक्स, कितना जाएगा 68%। कितना जाएगा 68%। इसको यदि आप कंप्लीट सरल करोगे तो इसका मान आ जाएगा 68%। तो ये आपके पास में BCC की संकुलन क्षमता आ जाएगी। तो ये आपके पास में इस वीडियो में आपने FCC और BCC दोनों की संकुलन क्षमता याद करना सीखी और अच्छी तरह से इसको नोट करना है, नोट्स बनाने साथ साथ में सारे के और इसको समझना है। ये है BCC। आज इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।